एक आदमी सुबह बिहार के चीफ मिनिस्टर पद से रिजाइन करता है, शाम तक वो फिर से चीफ मिनिस्टर होता है। पार्टी अलग, कुर्सी वही। ये 9वीं बार था जब नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली। तो सवाल ये है, वो ऐसा करते कैसे हैं? नीतीश कुमार हर बार बच कैसे जाते हैं? ये वही सवाल है जो मैटर करता है, और इस वीडियो के अंत तक आपके पास इसका जवाब भी होगा। नीतीश कुमार को समझने के लिए सबसे पहले बिहार को समझना पड़ेगा। बिहार दूसरे इंडियन स्टेट्स जैसा नहीं है। 21वीं सदी में एक भी बार यहाँ सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं बनी, ना भारतीय जनता पार्टी, ना राष्ट्रीय जनता दल, ना किसी और की। इंडिया के हिंदी हार्टलैंड के ज्यादा स्टेट्स में पॉलिटिक्स एक क्लीन बाइनरी बन चुकी है। आपको पता होता है राइवल्स कौन है, आप एक साइड चूज करते हो और कोई एक बड़े मार्जिन से जीत जाता है। बिहार कभी वहां तक पहुंची ही नहीं। इसके बदले यहाँ 3 फोर्सेस एक परमानेंट स्टैंड ऑफ में फंसी हुई है। एक तरफ बीजेपी अपर कास्ट बेस और नरेंद्र मोदी की नेशनल अपील के साथ, दूसरी तरफ आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और मुस्लिम के स्ट्रॉन्ग लॉयल सपोर्ट के साथ, और फिर आते हैं नीतीश कुमार, एक रिलेटिवली छोटी पार्टी के साथ लेकिन एक केयरफुली असेंबल्ड बेस के साथ, कुर्मी, कोरी, महादलित्स और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। अब समझिए बिहार की ब्रूटल पॉलिटिकल जियोमेट्री। आरजेडी और बीजेपी लगभग एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। उनके वोटर बेस ओवरलैप नहीं करते, इसलिए दोनों में से कोई भी तीसरे पार्टनर के बिना गवर्न नहीं कर सकता। और पिछले 2 दशकों से वो तीसरा पार्टनर सिर्फ एक ही रहा है, नीतीश कुमार। ये लक नहीं, ये लेवरेज है। मगर वो यहाँ तक पहुंचे कैसे? नीतीश कुमार पैदाइशी तौर पर इंडिस्पेंसिबल नहीं थे, उन्हें ये पोजीशन खुद बनानी पड़ी। 1970s के जेपी मूवमेंट के दौरान वो पॉलिटिक्स में आए, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में। वो उसी जनरेशन का हिस्सा थे जिसने इंडियन डेमोक्रेसी को रीशेप किया। उस वक्त लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी काफी नजदीकी थी। दोनों दोस्त थे, एलाइज थे, पटना यूनिवर्सिटी की सोशलिस्ट स्टूडेंट पॉलिटिक्स के फेलो ट्रैवलर्स थे। लेकिन नीतीश की अर्ली पॉलिटिकल करियर बहुत रफ थी। उन्होंने लगातार इलेक्शन हारे, 2 बार बुरी तरह से। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ने का सोचा। एक प्रोटेस्ट में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री जला दी थी, और फिर सर्वाइवल के लिए उन्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनने का भी सोचना पड़ा। जो चीज उन्हें गेम में बनाए रखी वो करिश्मा नहीं था। करिश्मा लालू के पास था, नीतीश कुछ और थे। वो बैकरूम मैन थे, वो आदमी जो चुपचाप दिल्ली जाता था, नेशनल पार्टी लीडर्स से मिलता था, फोन कॉल्स करता था, फेवर्स ट्रेड करता था। और सबसे इम्पोर्टेंट, नीतीश ने कास्ट अरिथमेटिक को उस वक्त समझ लिया था जब पॉलिटिक्स में उसका डिटेल्ड मैपिंग अभी तक फैशनेबल भी नहीं था। 1994 में जब उन्होंने लालू से ब्रेक किया और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समानता पार्टी बनाई, तो ये आइडियलिज्म नहीं, कैलकुलेटेड बेट था। नीतीश ने देखा कि नॉन यादव ओबीसीज, कुर्मी, कोरी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस पॉलिटिकली लीडरलेस है। लालू की मूवमेंट ने यादव को एम्पावर किया था, लेकिन बाकी कम्युनिटीज पीछे छूट गई थी। नीतीश उनके पास उन्हें क्लेम करने गए। 1994 के इलेक्शन में उनकी पार्टी ने 310 कैंडिडेट्स खड़े किए। 2000 में वो कुछ दिन के लिए चीफ मिनिस्टर भी बने, लेकिन सिर्फ 7 दिन। और फिर 2005 में भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ नीतीश ने डिसाइसिव विक्ट्री जीती। वो एक नए बिहार का फेस बन गए। वो आदमी जिसने जंगल राज खत्म किया, जिसने सड़कें बनवाई, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर किया, लोकल बॉडीज ने वुमेन रिजर्वेशन दिया। लोगों ने उन्हें सुशासन बाबू कहना चालू कर दिया, क्योंकि नीतीश ने कुछ रियल बिल्ड किया था। और अब उनके पास कुछ ऐसा था जो पॉलिटिक्स में ट्रेड किया जा सकता था। लगभग 9 साल तक नीतीश कुमार की जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस स्मूथली चलता रहा। नीतीश ने बिहार डिलीवर किया, बीजेपी ने नेशनल क्रेडिबिलिटी। ये पार्टनरशिप कॉम्प्लीमेंट्री वोट बेसिस पर बनी थी और दोनों के लिए फायदेमंद थी। फिर जून 2013 में बीजेपी ने अनाउंस किया कि नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, पार्टी का नेशनल कैंपेन लीड करेंगे। ये सुनकर नीतीश ने अलायंस तोड़ दिया। उन्होंने एक प्रिंसिपल स्पीच दी, सेक्युलरिज्म की बात की, डिवाइसिव आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करने की बात की, पार्टी की आत्मा की बात की। उन्होंने कहा वो फैशिज्म से लड़ रहे हैं, और एक स्लोगन भी दिया, संघ मुक्त भारत। लेकिन क्रिटिक्स ने कुछ और कहा। उनका कहना था कि टाइमिंग बहुत कन्वीनियंट थी। नीतीश के पास प्राइम मिनिस्टर बनने के एम्बिशंस थे, और उसके लिए उन्हें एक क्लीन नेशनल आइडेंटिटी चाहिए थी। उनके लिए मोदी रीजन नहीं, एक्सक्यूज थे। शायद दोनों बातें थोड़ी थोड़ी सच थी, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो बिल्कुल क्लियर था। 2014 जनरल इलेक्शंस आया। नीतीश ने अकेले लड़ने का फैसला किया, और रिजल्ट उनकी पार्टीज को मिले सिर्फ 2 सीट 38 में से।
बीजेपी ने बिहार पूरा ले लिया। मोदी उनके पास ऐसे निकले नहीं बल्कि आगे बढ़ चुके थे। नीतीश ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उन्होंने रिजाइन कर दिया। पावर उन्होंने एक प्रॉक्सी को दे दिया, एक दलित लीडर जितन राम मांझी। प्लान ये था कि नीतीश पीछे से कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये प्लान भी जल्दी टूट गया। जितन राम मांझी, जिन्होंने पूरी जिंदगी फ्यूडल पावर स्ट्रक्चर्स नेविगेट किया था, उतने कंट्रोलेबल नहीं थे जितना नीतीश ने सोचा था। फरवरी 2015 तक नीतीश उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे और इस काम में उन्हें मदद मिली अपने पुराने पॉलिटिकल दुश्मन लालू प्रसाद यादव से। और यहीं से कहानी थोड़ी अजीब हो जाती है। वो आदमी जिसे नीतीश ने करप्शन का सिंबल कहा था, जिसे वो 20 साल पहले अलग हुए थे, जिसकी शाडो के खिलाफ नीतीश ने अपनी पूरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाई थी, अब नीतीश की पावर में वापस आने की एक लौती राह बन गया था। और लालू ने हाँ कह दी। क्यों? क्योंकि बिहार का मैच ये डिमांड करता था, क्योंकि उनका कंबाइंड वोट शेयर बीजेपी से हमेशा बड़ा रहा था। और एक फ्रैक्चर्ड स्टेट में कभी कभी पुराने दुश्मन पार्टनर्स के रूप में ज्यादा यूजफुल होते हैं। 2015 की बिहार असेंबली इलेक्शंस हिस्ट्री बुक्स में लिखी गई। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, जो कभी एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल्स थे, अब एक ही स्टेज पर खड़े थे। दोनों ने साथ कैंपेन किया, गांव-गांव गए और मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा दिया। महागठबंधन ने 178 सीट्स जीती, बीजेपी गिर गई 91 से 53 पर। नीतीश फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए और लालू के बेटे तेजस्वी यादव सिर्फ 26 साल की उम्र में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। 2 साल तक ये अरेंजमेंट चल गया, मगर ये सरकार टिकी नहीं। जुलाई 2017 में सीबीआई ने लालू के परिवार पर करप्शन चार्जेस फाइल किए, जिनमें तेजस्वी भी शामिल थे। नीतीश ने तेजस्वी को रिजाइन करने कहा, मगर लालू ने मना कर दिया और कुछ दिनों में नीतीश ने रिजाइन किया, फ्लोर क्रॉस किया और फिर से शपथ ले ली, इस बार बीजेपी के सपोर्ट के साथ। उन्होंने कहा वो करप्शन के साथ खड़े नहीं रह सकते। अब तक पैटर्न क्लियरली दिखने लगा था और एक बार जब आप इसे देख लेते हो तो फिर इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से ब्रेक करते तो उनकी स्पीचेस में सेक्युलरिज्म, माइनॉरिटीज, डेमोक्रेसी, फ्रीडम जैसे वर्ड होते, और जब भी वो राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस से ब्रेक करते तो वो बात करते करप्शन, फैमिली रूल, नेशनलिज्म के बारे में। स्पीचेस बदल जाती थी, लेकिन कंसर्न्स हमेशा परफेक्टली कैलिब्रेटेड होते थे, उस डायरेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए जहां नीतीश पहले ही मूव कर रहे होते। जब वो बीजेपी के साथ थे तो उन्होंने 2016 इंडियन डीमोनेटाइजेशन को सपोर्ट किया। 2022 में जब बीजेपी छोड़ी तो उन्होंने बीजेपी को फैसिस्ट कह दिया। सालों तक खुद को हिंदुत्व के खिलाफ एक सेक्युलर नेता बताने के बाद भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को राम टेम्पल इनॉग्रेशन पर कांग्रेचुलेट किया। जब उनकी पार्टी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के फेवर में वोट किया, पार्टी के 2 सीनियर मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया और नीतीश ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ तो नीतीश के एमपीज ने वोट के वक्त पार्लियामेंट से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने अगेंस्ट वोट नहीं किया, बस रूम छोड़ दिया। क्रिटिक्स ने इसे कायरता कही और सपोर्टर्स ने पॉलिटिकल रियलिज्म। लेकिन शायद सबसे ऑनेस्ट फ्रेमिंग ये है, नीतीश कुमार हमेशा से ही वो आदमी रहे जो पावर की असली कॉस्ट समझते थे और उस कॉस्ट को चुकाने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। नीतीश कुमार की पार्टी श्रिंक हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी हर दिन ज्यादा डोमिनेंट हो रही थी। नीतीश ने बीजेपी पर अक्यूज किया कि वो उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है और एनडीए छोड़ दिया। फिर तेजस्वी यादव को गले लगा लिया, वही तेजस्वी जिसे नीतीश ने 2017 में करप्शन रिस्क बताकर सरकार से बाहर किया था। इस बार उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के साथ एक नई गवर्नमेंट बनाई। पटना में उन्होंने इंडिया ऑपोजिशन ब्लॉक की फाउंडिंग मीटिंग होस्ट की। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे नीतीश कुमार वो आदमी बन सकते हैं जो 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले फ्रैक्चर्ड ऑपोजिशन को यूनाइट करते। चुपचाप ये स्पेकुलेशन भी चलने लगा कि शायद ये उनका प्राइम मिनिस्टर बनने का एक लास्ट चांस हो। लेकिन सिर्फ 18 महीने बाद जनवरी 2024 में वो फिर से जा चुके थे, ये कहकर कि इंडिया अलायंस लो है, कांग्रेस एरोगेंट है, उन्हें अलायंस में प्रॉपर रोल नहीं दिया गया। उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था कि अगर अलायंस जीत गए तो आरजेडी बिहार की चीफ मिनिस्टरशिप अपने लिए डिमांड करेगी। ये लाइन नीतीश क्रॉस नहीं कर सकते थे। उन्होंने रिजाइन किया, फ्लोर क्रॉस किया और शाम तक शपथ ले ली, 9वीं बार चीफ मिनिस्टर के रूप में। इस बार उनके दोनों तरफ 2 बीजेपी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स खड़े थे। असेंबली में तेजस्वी यादव सामने खड़े थे, वही तेजस्वी जो नीतीश को फादर फिगर कह चुके थे।
अरे कुछ नहीं, बैठो। क्या करते थे? दर्द असली था और धोखा भी, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स में आखिर में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, मैथ। तो फिर सवाल ये है, सब लोग नीतीश कुमार को बार बार वापस क्यों ले लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी उन्हें बार बार वापस लेती है क्योंकि सब कुछ के बावजूद नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, नेशनल पावर और ओबीसी दलित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अग्रेसिव एक्सपेंशन के बाद भी बीजेपी बिहार अकेले नहीं जीत पाती। उस स्टेट में बीजेपी का कभी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा। 2020 में भी जब बीजेपी ने जेडीयू के साथ ज्यादा सीट जीती, तब भी उन्होंने नीतीश को ही चीफ मिनिस्टर बनाया था। क्यों? क्योंकि बीजेपी जानती थी नीतीश के बिना वो सीट जीत सकती है, नीतीश के साथ वो इलेक्शंस जीत सकती है। राष्ट्रीय जनता दल भी नीतीश को वापस लेती रही है क्योंकि हिस्टोरिकली जेडीयू और आरजेडी का कंबाइंड वोट शेयर बीजेपी को हरा सकता है। लालू प्रसाद यादव पर्सनल फीलिंग्स के बावजूद ये अरिथमेटिक समझते थे। और फिर वोटर्स। पॉलिटिकल अलायंस चाहे जितनी बार बदले हो, नीतीश कुमार ने कुछ टैंजिबल भी डिलीवर किया था। पक्के रोड्स, बिजली, टीचर रिक्रूटमेंट, लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन और प्रोहिबिशन। कंट्रोवर्शियल है, इम्परफेक्ट है, लेकिन उसका एम डोमेस्टिक वायलेंस से वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए था। उनका कोर बेस नॉन डोमिनेंट ओबीसीज, महादलित और वुमेन वोटर्स ने देखा कि नीतीश कुमार ने बिहार के पुराने केओस को थोड़ा सा शांत कर दिया है और कुछ ऐसा बिल्ड किया जो उन्हें गवर्नेंस जैसा लगता था। यही है रियल बेडरॉक। जब ओपोनेंट्स नीतीश पर अटैक करते हैं, उनके हेल्थ, साइलेंस और फ्लिप फ्लॉप्स पर, तो उनके सपोर्टर्स और ज्यादा कंसोलिडेट हो जाते हैं। जितना ज्यादा पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट उन पर प्रेशर डालती है, उतना ही नॉन डोमिनेंट कम्युनिटीज जिन्हें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है, उनके आसपास रैली कर लेती है। नीतीश उनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी है। और बिहार की पॉलिटिक्स में ऐसे रिप्लेसमेंट्स आसानी से नहीं मिलते। 2025 में नीतीश कुमार ने एनडीए को बिहार के स्टेट इलेक्शंस में एक डिसाइसिव विक्ट्री तक लीड किया। जनता दल यूनाइटेड फिर से किंग मेकर बनकर उभरी, लगभग 79 सीट्स के साथ। ये नंबर बहुत लोगों की प्रेडिक्शन से काफी ज्यादा था, लेकिन साथ ही नीतीश के आसपास सवाल भी बढ़ने लगे। रिसेंट ईयर्स में ऑब्जर्वर्स ने उनके अजीब से पब्लिक बिहेवियर को नोट किया है, जैसे एक स्टेट फंक्शन में नेशनल एंथम के दौरान हंसना या एक ब्यूरोक्रेट के सर पर फ्लावर पॉट रख लेना। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना भी बंद कर दिया। उनके स्पीचेस अब ज्यादातर एक ही बात पर आकर रुक जाते हैं कि बिहार उनके आने से पहले कितना बुरा था। मीडिया के सवालों का जवाब अब अक्सर पार्टी के 3 लीडर्स देते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी अलाइंड मैगजीन्स भी आर्टिकल पब्लिश कर चुकी है, बिहार विदाउट नीतीश, बिहार आफ्टर नीतीश, जहाँ एनालिसिस हो रहा है कि उनके जाने के बाद उनके वोट बेस को कैसे डिवाइड किया जा सकता है। आयरनी ये है, नीतीश कुमार हमेशा से वीकनेस से मैनूवर करते आए हैं, लेकिन शायद पहली बार उनके पास मैनूवर करने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। इंडिया की एंटी डिफेक्शन लॉ जो 1985 में पास हुई थी, एक सिंपल पर्पस के लिए बनाई गई थी, ताकि लेजिस्लेटर्स पैसे और पावर के लिए पार्टी स्विच ना करें। ये लॉ एमपीज और एमएलएस पर अप्लाई होता है, लेकिन पार्टी लीडर्स पर नहीं। यही इसका एक इंटरेस्टिंग लूपहोल है। एक बैक बेंच एमएलए अगर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करे तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर अगर सुबह रिजाइन करे और शाम तक किसी दूसरे बैनर के नीचे फिर से शपथ ले ले तो उस पर कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता। लॉ छोटी मछलियों को पकड़ता है, बड़ी मछलियां आराम से तैरती रहती हैं। और एक ऐसी डेमोक्रेसी में जहां मैंडेट्स हमेशा अधूरे होते हैं, जहां कास्ट अरिथमेटिक रेयरली कोई क्लियर विनर प्रोड्यूस करती है, वहां नीतीश कुमार जैसे लोग हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि सिस्टम उन्हें क्रिएट करता है और कभी कभी सिस्टम को उनकी जरूरत भी होती है।